हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास 11 केमिस्ट्री का पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप केमिस्ट्री बेसिक से सीखना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के ऊपर बात किए थे, यानी क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्डिंग हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था एटम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, एटम का हिस्ट्री क्या है। एटम का हिस्ट्री चल ही रहा है। सबसे पहले एटम को डिफाइन करने के लिए जॉन डॉल्टन भाई साहब ने आए और जॉन डॉल्टन भाई साहब एटम से रिलेटेड थ्योरी भी दिए थे। उस थ्योरी को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जॉन डॉल्टन भाई साहब जो थे, जो भी थ्योरी दिए थे, उस थ्योरी में क्या क्या मेरिट्स है, यानी कि उसके थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है और क्या क्या उसके थ्योरी में डीमेरिट्स है, यानी कि डीमेरिट्स यानी कि उसके थ्योरी में जो बात थोड़ी बहुत गलत कही गई है। इस वीडियो सेक्शन में हम बेसिकली यही जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। डाल्टन का जो थ्योरी था क्या उसका इंपॉर्टेंस है और डाल्टन की थ्योरी में क्या डिसएडवांटेज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पूरी तो गलत नहीं होती, थोड़े बहुत संशोधन थोड़े बहुत चेंजेस की नीड होती ही होती है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पर मेरिट्स यानी कि डाल्टन का थ्योरी का एडवांटेज यानी कि इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो थी डाल्टन की थ्योरी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन की थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि डाल्टन की थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास जो होता है ना हमेशा कंजर्व होता है। मास हमेशा कंजर्व होगा, रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का कभी उतना ही मास होगा। मास कंजर्वेशन के बारे में डाल्टन भाई साहब ने सबसे पहले अपनी थ्योरी में ये बात बताई और ये बात बहुत सटीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहते हैं तो यहाँ समझ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन। जब दोनों रिएक्ट करते हैं केमिकली, जब रिएक्ट करेंगे केमिकली, जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करके देखें कितना सटीक बैठेगा यहाँ पर समझिए। कार्बन का एटम का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 60 इंटू 2 ये हो जाएगा ऑक्सीजन टोटल 60 इंटू 2। कार्बन का फिर हो जाएगा 12 और हमारे पास यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन की, तो 2 इंटू और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 प्लस 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 32 और इधर भी हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 32। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे इधर हमें मिलेगा 44 और इधर भी हमें मिल जाएगा 44। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंट का जितना मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में आप कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिए थे, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, यानी कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल। जब दोनों रिएक्ट किए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जब प्रोडक्ट मिलता है ना, तो प्रोडक्ट में वही चीज मिलेगा जो चीज आप रिएक्टेंट में लिए थे। बस डिफरेंस इतना है कि जो भी प्रोडक्ट में मिलेगा वो एटम आपस में अरेंजमेंट होती है। जैसे यहाँ कार्बन अलग था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग था, और जब दोनों को लोग केमिकली कंबाइन करा दिए तो हमें कार्बन अलग नहीं मिला, ऑक्सीजन अलग नहीं मिले, दोनों केमिकली कंबाइन होकर हमें नया प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इधर जितने भी आइटम होते हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही आइटम आपको मिलेंगे। कार्बन का एक आइटम है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी कार्बन का एक आइटम है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 आइटम है तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 आइटम है। सिर्फ अब बोलोगे कि नया क्या बना, फिर यहाँ पर दोनों अलग अलग है, कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ पर दोनों केमिकली कंबाइन हो चुके, बॉन्ड बना चुके हैं आपस में। तो यहाँ पर सेम कार्बन मिलेगा वही ऑक्सीजन, लेकिन बस यहाँ पर प्रोडक्ट में वो रीअरेंज होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं होता।
ठीक है, इतना बात काफी है। डाल्टन की पहली जो थ्योरी जो थी उसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सम अदर लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन की जो थ्योरी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो किस रेशियो में केमिकल रिएक्शन होता है, इसके ऊपर बहुत सारे लॉ हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो लॉ डाल्टन भाई साहब ने बताया था वो लॉ भी हमें केमिस्ट्री को समझने में, केमिकल इक्वेशन को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी यहाँ पर लिखा था सम अदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो 2 3 4 लॉ थे, वो लॉ यहाँ पर सटीक बैठते थे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड डाल्टन क्या जो थ्योरी था उसको सेकंड मेरिट है, सेकंड एडवांटेज हमें ये मिला, एटम्स ऑफ केमिकल, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास तो एटम ही सबसे पहले रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम ही सबसे पहले उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे हमारे पास एक मैटर है, या सुनो, जब इस मैटर को मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो ये चॉक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सारा चीज इसका मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इसका एटम करेगा। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पहला सबसे पहला पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में तो हमारा एटम होगा, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। प्रीवियस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कशन कर ही चुके हैं। ये था डाल्टन भाई साहब का जो इम्पोर्टेंट था थ्योरी का, जो मेरी था सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड डाल्टन भाई का यही था। डाल्टन भाई मस्त क्या किया था, मैटर से एटम की खोज की, उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी लिखी। थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं डाल्टन भाई साहब का क्या क्या, डाल्टन भाई साहब ने जो थ्योरी दी थी इसमें क्या क्या खामियां थी, उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पर डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका डीमेरिट क्या है। डीमेरिट यानी कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी जब दिया था तो उस टाइम तो उसका एटॉमिक थ्योरी सही था। पता है आप लोग को डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन ने 1808 में सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दिया था। 1808 यानी कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था। डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिया था। और खास बात यह है कि 100 साल तक, करीब लगभग 100 साल तक डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पूरे मार्केट में चला, पूरे कंट्री में चली, पूरे केमिस्ट्री में चली। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी लगभग 100 साल तक पूरा केमिस्ट्री में चली, यानी कि उसके एटॉमिक थ्योरी को चैलेंज करने वाला कोई साइंटिस्ट, कोई माइक्रोन पैदा नहीं हुआ पूरे 100 साल तक। यानी कि 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया और 20th सेंचुरी तक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को कोई भी साइंटिस्ट गलत नहीं कर पाया। 100 साल तक चलते रहा, लेकिन 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बोर आया, रदरफोर्ड आया, जे थॉमसन आए और इन्होंने डाल्टन की थ्योरी को जब अच्छे से पढ़ा पूरे डिटेल के साथ, तो डाल्टन की थ्योरी इन्हें थोड़ी बहुत गलत लगी, थोड़े रॉन्ग लगे। और डाल्टन की थ्योरी को उन्होंने क्या किया, वहां पर चेंज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डाल्टन की थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने चेंज किया और चेंज करके उसमें क्या फेरबदल किया। 100 सालों तक पूरा डाल्टन की थ्योरी चलता रहा, 100 साल तक। 100 साल के बाद बोर आया, रदरफोर्ड आया, जे थॉमसन है, जिन्होंने केमिस्ट्री में समझो 4 चांद लगा दिए। क्या था डाल्टन की थ्योरी की कमियां, मेन कमी के ऊपर यहाँ बात करेंगे। देखो, देयर इज नो मेंशन, डाल्टन भाई साहब ने कोई मेंशन नहीं किया था किसके बारे में, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। डाल्टन भाई साहब एलिमेंट का एटॉमिक वेट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेट नहीं किया था। डाल्टन भाई साहब ने जो सिर्फ ये बताया था यदि ये तुम्हारे पास गोल्ड का एक एलिमेंट है तो गोल्ड के जो एलिमेंट है इसमें एटम तो होंगे, ब्रिलियंट एटम है इस गोल्ड के एलिमेंट में। डाल्टन भाई साहब ने बताया और ये बोला यदि ये एलिमेंट है गोल्ड का तो सारे मॉलिक्यूल का साइज, सारे मॉलिक्यूल का शेप एक जैसे है,
साथ ही साथ डॉल्टन भाई साहब अपनी थ्योरी में आगे ये भी कहते हैं एक एलिमेंट का जो भी एटम होगा, एक एलिमेंट के अंदर जो भी एटम मौजूद होंगे, ये सारे एटम का मास सेम होगा। इस एटम का मास जितना होगा, इस एटम का मास उतना होगा, इस एटम का मास उतना होगा। एक एलिमेंट में जितने भी एटम है सबका मास एक जैसा होगा। डाल्टन भाई साहब ने बात कही थी, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था। एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके डाल्टन भाई साहब ने नहीं बताया था। ये बात पहले भी हम डिस्कशन किए थे। सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि एटॉमिक वेट को कैलकुलेट नहीं किए थे। वेट को जो कैलकुलेट नहीं किए थे तो खुद का थ्योरी में कुछ पॉइंट इसी की वजह से गलत प्रूफ होगा। भी देखना, सेकंड डीमेरिट है he could not explain that why do atom of same element, जब सेम एलिमेंट मिलते हैं कंबाइन करते हैं, जब सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं या अदर एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है। समझ लें इस बात को। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। कार्बन अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। जब दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हुए, केमिकली कंबाइन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। यानी कि ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंपाउंड बन गया। कंपाउंड बोलो चाहे मॉलिक्यूल बोलो, बात एक ही है, बन तो गया। लेकिन डाल्टन भाई साहब ने ये नहीं बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल के नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट ले लो, चाहे आप दो सेम एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हमारा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ये कंपाउंड बना, ये भी कंपाउंड बना, ये भी कंपाउंड बना। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, डाल्टन भाई साहब ने बताया था अगर तुम अलग अलग एलिमेंट को ले लो या सेम एलिमेंट को ले लोगे तो तुम्हें कंपाउंड मिलेगा। डाल्टन भाई साहब तो बात कही थी, लेकिन डाल्टन भाई साहब से जब मॉडर्न साइंटिस्ट को पूछे कि भाई साहब आपकी थ्योरी में ये बताइए हमको कि ये दो एटम है या दो अलग अलग एलिमेंट है, ये मिल के कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं। कौन सा ऐसा फोर्स है जो कार्बन और ऑक्सीजन को बांध के रखा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। डाल्टन भाई साहब इसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करते थ्योरी में, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किए। सिर्फ वो ये बोले थे कि अलग अलग एलिमेंट मिल जाए या सेम एलिमेंट मिले कंपाउंड बनेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो क्यों बनेगा, कंबाइन हो रहे हैं। ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको जोड़ के रख रही है, उस फोर्स के बारे में डाल्टन भाई साहब ने नहीं बताया। और शायद आज के टाइम उस फोर्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट फोर्स होते हैं। कोवैलेंट फोर्स होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये फोर्स ही तो है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है, कौन सा फोर्स है, किस वजह से लग रहा है, डाल्टन भाई साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसको हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मॉडर्न साइंटिस्ट जो आए थे डाल्टन के बाद, इन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो सेकंड डीमेरिट यही है डाल्टन भाई साहब का। थर्ड डीमेरिट देखिए, द लॉ ऑफ डिफाइंड प्रपोर्शन। डिफाइंड प्रपोर्शन क्या, पहले समझिए इस बात को। देखो डिफाइंड प्रपोर्शन क्या होता है समझिए। जैसे कि मेरे पास कार्बन है, सबको मालूम है, और ऑक्सीजन है। अभी जब डाल्टन भाई साहब से रखता की बता रहा हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सबको मालूम है, एटॉमिक वेट होता है 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, रेशियो लेंगे दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 32। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 रेशियो 8। सही है बात। ठीक है, तो देखिए ये होते हैं हमारे पास
डिफाइंड प्रपोर्शन, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे तो उनका जो डिफाइंड प्रपोर्शन का रेशियो होगा 3:8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:8 होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी में देखिए, द लॉ ऑफ डिफाइंड प्रपोर्शन इन डिफरेंट आइसोटोप नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। समझो इस बात को, जब डॉल्टन भाई साहब थे तो उस समय आइसोटोप के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, सिर्फ उनको ही मालूम था कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 3:8। यानी कि तुम कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखोगे, कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना होगा? 3:8 होगा। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड के तुम 2 मॉलिक्यूल ले लो ना, कितना मॉलिक्यूल ले लो? 2 मॉलिक्यूल, इसका भी रेशियो निकालो, कितना मिलना चाहिए? 3:8 निकाल के देखो। 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12, तो 2 कार्बन का मास हो जाएगा 24 रेशियो। 2 2 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 4 ऑक्सीजन का मास 64, डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3:8। अगर किसी कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 12 और ऑक्सीजन का रेशियो ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए, फिर भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना मिला? 3:8 मिला। यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो समझ जाना कि कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:8 है। डॉल्टन भाई साहब यही बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहे हैं तो उनके मास का रेशियो सेम होगा, चेंज नहीं होगा। चाहे तुम कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मॉलिक्यूल ले लो, चाहे तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। बात गलत कहाँ हुआ मालूम है तुमको? डॉल्टन भाई साहब एटॉमिक वेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट को डॉल्टन भाई साहब कैलकुलेट नहीं किए। और जब बात हुई हमारे पास आइसोटोप की बात, किसकी बात हुई? आइसोटोप की। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, वो हमारा आइसोटोप होता है। बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं हमारे केमिस्ट्री में। कार्बन की 2 आइसोटोप होते हैं, देख लो यहाँ पर, एक कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, इसका भी 6, इस कार्बन का आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 6। तो आइसोटोप माने एटॉमिक नंबर सेम होंगे और एटॉमिक वेट अलग अलग होगा। इस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, इस कार्बन का एटॉमिक मास 14 है, आइसोटोप है। अब देखो आइसोटोप के आने से क्या चेंजेस हुआ? जब 12C6 कार्बन 6 एटॉमिक मास 12 को लेकर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया तो 3:8 मिला था मास का रेशियो। और डॉल्टन यही बोला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जब बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही होगा, यानी फिक्स होगा बोल दिया था, है ना। अब जब आइसोटोप का खोज हुआ, अब इस आइसोटोप का यूज करूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देखता हूँ ये रेशियो मिलेगा या नहीं। देखते हैं, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। इस कार्बन को यूज किया हुआ, एक कार्बन का मास है कितना है? 14 है। जैसे यहाँ पर क्या लेते, एक कार्बन का मास 12 होगा और कार्बन का आइसोटोप है, ऑक्सीजन का मास सेम होगा, कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का 32 डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 70:16 मिला। कितना मिला? 70:16। यहाँ पर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना मिला है? 7:16। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 3:8 मिल रहा है। तो डॉक्टर भाई साहब कहते हैं कि मेरा डिफाइंड प्रपोर्शन फॉलो होता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसके मासेस का रेशियो सेम आएगा, चाहे वो कंपाउंड तुम छोटा बनाओ चाहे बड़े पैमाने पर बनाओ, ओवरऑल मास का रेशियो सेम आएगा।
डाल्टन का ये थ्योरी क्यों फेल हुआ यहाँ पर मालूम तुमको? डाल्टन का डिफाइन प्रपोर्शन क्यों फेल हुआ? फेल नहीं हुआ, डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने डिफाइन प्रपोर्शन को। कब एक्सप्लेन नहीं कर पाया? जब आइसोटोप का खोज हुआ। क्योंकि डाल्टन भाई साहब यदि एटॉमिक वेट के बारे में पहले से कैलकुलेट कर लिए होते तो शायद डाल्टन भाई साहब अपना डिफाइन प्रपोर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होता। या सर दिक्कत क्या थी? एटॉमिक वेट के बारे में नॉलेज ही नहीं था ना, एटॉमिक वेट के बारे में नॉलेज नहीं था, आइसोटोप के बारे में उन्होंने नहीं सोच पाया। या सुनो, डाल्टन भाई साहब को डिफाइन प्रपोर्शन को फेल नहीं बोलेंगे, पर डिफाइन प्रपोर्शन को आइसोटोप पर जब डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। तो ये थे डाल्टन भाई साहब का डीमेरिट। उतने ज्यादा डीमेरिट नहीं थे भाई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे। नई थ्योरी आती है तो कुछ न कुछ उसमें कमियां होती है, खूबियां होती है, और जो कमियां होती है वो नए नए साइंटिस्ट आके उसमें चेंजेस करते रहती हैं। तो इस वीडियो में डाल्टन का डीमेरिट और मेरिट पर डिस्कशन कर चुकी। अब देखिए, केमिस्ट्री सीख रहे हैं हम बेसिक से, मैटर से स्टार्ट किए थे, एटम से स्टार्ट किए, उसके बाद मैटर के स्मॉलेस्ट पार्ट एटम पढ़े, और एटम के बारे में सबसे पहले थ्योरी डाल्टन भाई साहब ने दिया, उस थ्योरी को हम पढ़े। थ्योरी में बहुत सारा कमियां थी, उसको भी देखे, बहुत सारा खूबियां थी, उसको देख लिए थे। और डाल्टन भाई साहब का थ्योरी कुछ गलत भी थी, क्योंकि 100 साल तक कोई साइंटिस्ट, कोई माइक्रोवेल पैदा नहीं हुआ जो डाल्टन भाई साहब की थ्योरी को गलत प्रूव कर दी। 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में चालू हुआ, 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग तक डाल्टन भाई साहब का थ्योरी सटीक सब मान रहे थे पूरी दुनिया के लोग। अचानक 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बोर आया, रदरफोर्ड आए, जे थॉमसन भाई साहब आया, तो इन्होंने क्या बोला मालूम है कि जॉन डाल्टन भाई साहब, तुम जिस एटम को तोड़ नहीं पा रहे थे और उसको तुमने फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दिया था, जॉन जो हमारे पास बोर थे, जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड, इन्होंने क्या कहा कि तुम जिस एटम को फंडामेंटल बोल रहे हो वो एटम फंडामेंटल नहीं है, उसको हमने और डिवाइड कर दिया। एटम को उन्होंने और डिवाइड कर दिया और बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल है। उन्होंने क्या बोला? एटम फंडामेंटल नहीं, एटम को हमने और तोड़ दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को वो लोग और नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिया। पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। डाल्टन भाई साहब की थ्योरी तो खत्म हो गई। अब इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग ओल्ड थ्योरी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न जमाने के केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। और क्यों दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो क्यों होती हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स है जो कार्बन ऑक्सीजन को बांध के रखा है, इसके बारे में साइंटिस्ट लोग ने बताया। साइंटिस्ट लोग ने डिफाइन प्रपोर्शन लॉ को भी वहां पर चेंज करके बताया। मतलब सारा चेंजेस धीरे धीरे केमिस्ट्री में होते गया। तो पूरा बेसिक का टेंशन मत लो, आज के वीडियो से यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा बेसिक से वीडियो को लिंक दिया गया, जाकर आप वॉच कर सकते हैं।